देखो सीधा सीधा वर्ड आ रहा है क्या, प्रति। प्रति मतलब क्या होता है, किसी के प्रति, किसी के खिलाफ। ठीक है, यानी कि होता है ना कि मेरे प्रति उसकी भावना अच्छी है ना, तो वही चीज है क्या, प्रति। यानी कि किसी के खिलाफ बात हो रही है यहाँ पे। अब किसके खिलाफ बात हो रही है, प्रतिजन। अब प्रतिजन कौन होते हैं, वे बाह्य वस्तुएं या फिर वो बाह्य सामग्री जो हमारे शरीर में पहले से नहीं है, उन सभी चीजों को क्या माना जाता है, प्रतिजन। यहां तक कि आप दवाई भी खाते हो, वो दवाई आपके शरीर में पहले से नहीं है, उसको भी क्या समझा जाएगा, प्रतिजन समझा जाएगा। प्रतिजन को इंग्लिश में कहते हैं क्या, एंटीजन। तो प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, कौन कौन मिलकर के बना रहा है, ये सब अभी कोई बात नहीं किया। सीधा क्या बोला कि प्रतिरक्षा तंत्र जो है कहीं ना कहीं हमारे शरीर का एक सुरक्षा बल कह सकते, जो हमें कहीं ना कहीं सुरक्षा देता है, बचाता है। ठीक है, ये हमें बचा रहा है। किससे बचा रहा है, प्रतिजन से बचा रहा है। प्रतिजन कौन, वे सारी की सारी बाह्य सामग्री, बाह्य वस्तुएं, बाह्य रसायन जो हमारे शरीर में पहले से उपस्थित नहीं है, वे सारी चीजें क्या कहलाती है, प्रतिजन कहलाती है। यहां तक कि कोई नर यदि वीर्य का आस्खलन मादा योनि भाग में करता है तो उस वीर्य को भी क्या समझा जाता है, प्रतिजन समझा जाता है। उस वीर्य में कहीं ना कहीं करोड़ों में क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं, उनको मार दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। किस भाग में, योनि के भाग में। कौन मार देता है, हमारा इम्यून सिस्टम। तो कुल मिला जुला कर भाई कोई भी चीज जो हमारे शरीर में नहीं है, आप जैसे खाना खाकर आए सुबह, ठीक है या नहीं, देख ले आप, तो खाना भी खाते हैं तो उस खाने में भी कहीं ना कहीं सबको क्या समझा जाता है, प्रतिजन समझा जाता है, उस पर कार्य किया जाता है। ठीक है, हाँ, हालांकि प्रतिजन समझ तो लिया, कहाँ गया, ये रहा। तो सबसे पहले क्या उसको समझना पड़ता है, या फिर उसकी पहचान करनी पड़ती है, ऐसा कह लो कि जो भी चीजें हमारे शरीर में गई है सबसे पहले क्या होती है, उसकी पहचान होती है। अब ऐसा भी तो हो सकता है, सोच के देखो थोड़ा सा, कि कुछ ऐसे भी प्रतिजन है जो हमारे लिए क्या लाभदायक है, और कुछ ऐसे हैं जो हानिकारक है। अब सोच के देखो कि यदि हानिकारक वाले को मारा जा रहा है या कहीं लाभदायक वाले को भी मार दिया गया तो सबसे पहले क्या करना जरूरी है, पहचान। पहचान कौन करेगा, कैसे करेगा, वो सब बातें आएगी। हाँ बिल्कुल, लिम्फोसाइट करता है। अब जो पढ़ के नहीं आया होगा लिम्फोसाइट क्या बुझाएगा। कितने लोगों को लिम्फोसाइट समझ में आया है, पढ़कर आए हो तो? एक दो, बस। पीछे लिम्फोसाइट हिंदी में कहते हैं लस्सी काणु। किन किन को समझ में आया? इधर लस्सी काणु। अगर मैं आपसे कहूं कि लस्सी काणु क्या है तो बताइएगा। WBC का प्रकार है, चलो ठीक है। और WBC कितने प्रकार के होते हैं? कि कोई भी चीजें जो आपके शरीर में बाहर से प्रवेश कर रही है उन्हें क्या समझा जाएगा, प्रतिजन समझा जाएगा। वो प्रतिजन के रूप में क्या क्या हो सकता है, तो क्या जीवाणु हो सकता है, विषाणु हो सकता है, ठीक है, प्रोटोजोआ हो सकता है, कवक हो सकता है। मतलब कि मिला जुलाकर इनको ही कहीं ना कहीं या फिर इत्यादि आदि जो आपको समझ में आया लगा। अब आदि मत लिख देना भाई, इतने पे खत्म करना, ठीक है। तो मुख्यतः इनके लिए कहीं ना कहीं हमारा शरीर क्या होता है, एग्रेसिव होता है। हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा तंत्र होती है इनके लिए होती है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी जो बाहर से हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे होते हैं उन सब पर कार्य करती है, कौन कार्य करती है, प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है। अब ये बार बार प्रतिरक्षा तंत्र आ रहा है, रिपीट हो रहा है। आइए समझते हैं प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, किसने बनाया। बेटा दे इसको। मुख्यतः अगर बात करें कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कौन बना रहा है तो बनाने वाला कौन है, WBC, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त
कणिका। चलो अब आगे समझो, ये WBC जानते हो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे क्या 2 प्रकार के हैं। अब 2 प्रकार में कौन है, तो पहला है कणिकामय और दूसरा है अकणिकामय। तो मुख्य रूप से हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम बनाने वाला है WBC। अब देखिए WBC जो है कितने प्रकार का बताया, 2 प्रकार का। सबसे पहला कणिकामय, इस कणिकामय को कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट। और दूसरा अकणिकामय। ए ग्रेन्युलोसाइट। देखिए एक श्वेत रक्त कोशिका ऐसी है जिसके अंदर मिल रहे हैं कुछ प्रोटीन के कण। ऐसे श्वेत रक्त कणिका को क्या बोला है हमने, कणिकामय। और एक श्वेत रक्त कणिका ऐसी है जो कि सामान्य है, इसके अंदर प्रोटीन के कण नहीं है, उनको क्या बोल दिया, अकणिकामय। क्लियर? क्या हुआ कि एक हमने देखा कि 2 प्रकार की श्वेत रक्त कणिका मिल रही है या श्वेत रक्त कोशिका मिल रही है। अब एक में मिल रहे हैं कुछ खास किस्म के प्रोटीन, तो क्या हमने बोल दिया, कणिकामय। और एक जो है सिंपल है, इसमें कुछ प्रोटीन के कण नहीं उपस्थित है, इसलिए हमने क्या बोला, इसको अकणिकामय। अब देखिए ये जो कणिकामय है, ये कणिकामय जो होते हैं ये होते हैं 3 प्रकार के। सबसे पहला न्यूट्रोफिल्स, दूसरा बेसोफिल्स, तीसरा इओसिनोफिल्स। तीन याद रखिएगा, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, ठीक है। इधर बात करें अगर हम अकणिकामय में, तो ये होता है बच्चा 2 प्रकार का। सबसे पहला मोनोसाइट और दूसरा होता है लिम्फोसाइट। तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, कणिकामय होंगे या अकणिकामय? ये होंगे कैसे, अकणिकामय। जबकि अगर मैं बात करूं किसका, न्यूट्रोफिल्स का, फिर बेसोफिल्स का और फिर इओसिनोफिल्स, तो ये तीनों के तीनों कैसे होंगे, कणिकामय होंगे। ठीक है, ये देखा है आपने केवल प्रकार, किसका प्रकार, WBC का प्रकार। और यही WBC मिलकर के क्या बना रही है, आपका इम्यून सिस्टम बना रही है। लिखोगे इसको, लिख लो फिर। अब इसकी मात्रा की अगर बात करें ना, चलो वो भी बता देते हैं। तो सबसे ज्यादा याद रखना कौन मिलता है, न्यूट्रोफिल्स। लगभग ये 60 से 65% के आसपास होता है। ठीक है, सबसे कम कौन मिलता है, बेसोफिल्स। ये होता है लगभग 0.5 से 1% के आसपास। ठीक है, बच गया कौन, इओसिनोफिल्स, ये 5-6% के आसपास है। लिम्फोसाइट ये हो गया 20-25, मोनोसाइट 40 से 50 परसेंट। आपसे पूछेगा नहीं, अगर पूछता भी है तो आप मेनली क्या बता दीजिएगा कि सबसे ज्यादा कौन मिल रहा है, न्यूट्रोफिल्स, सबसे कम कौन मिल रहा है, बेसोफिल्स, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन, लिम्फोसाइट। इनकी सबसे ज्यादा जरूरी है आपका लिम्फोसाइट। काहे जरूरी है, क्या करता है, आएगा धीरे धीरे सब कुछ। फिलहाल अभी ये 5 लिखिए, आगे बढ़े। चलिए, तो सीधा सा सवाल आया था क्या कि हमारे शरीर में कोई भी चीज यदि बाहर से प्रवेश कर रही है तो उन सभी चीजों को क्या कर दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। ठीक है, अब उसमें भी कहीं ना कहीं एक सवाल आएगा कि सर अगर ऐसा हुआ कि वो जो हमने डाला अपने शरीर के अंदर, कहीं वो इंपॉर्टेंट रहा, जरूरी रहा, तब क्या उसका, देखेंगे क्या होता है उसका।
फिलहाल क्या कि जो भी चीजें हमारे शरीर में गई उन पे कहीं ना कहीं कार्य किया जाएगा, उनको मार दिया जाएगा। मारेगा कौन? WBC। अब WBC अकेले थोड़ी है, WBC के पास क्या है? 5 लोग हैं, यानी कि WBC कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये पांचों के पांचों प्रकार हैं WBC के। यही पांचों मिलकर के बना रहे हैं आपके शरीर का इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, अब सोच के देखो, आप धूप बहुत ज्यादा है, यहां से कह दिया हमने कि यहां से चल करके जाना है भगवा मोड़, भगवा मोड़ से आना है वापस। अब यहां पर जिसका इम्यून सिस्टम बढ़िया होगा, यानी कि जिसका बेहतर होगा इम्यून सिस्टम, वो जा भी पाएगा और आ भी पाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जो कार्य दक्षता दिखती है, कार्य दक्षता का मतलब किसी कार्य को करने के प्रति जो क्षमता है हमारे पास, वो क्या कहलाती है? हमारी कार्य दक्षता। वो कार्य दक्षता भी किस पर डिपेंड करती है? आपके इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करती है। ऐसा नहीं कि केवल ये मारने का ही काम कर रही है, नहीं, पूरा आपके बॉडी को मेंटेन करने का काम कर रही है। ठीक है, आपको भूख लग रही है, आपने खाना खाया, तो खाना में आपने बहुत सारे सूक्ष्म जीव भी खा लिए। ठीक है, तो सूक्ष्म जीवों पर कार्य करना, प्लस जो आपने भोजन किया है उस भोजन को भी जांच पड़ताल करना कि भोजन में कितना सही पदार्थ आपने लिया है, कितना खराब पदार्थ है, वो सब के पीछे कौन है? आपका इम्यून सिस्टम। तो मिला जुला कर यही 5 लोग हैं जो इम्यून सिस्टम में कार्य कर रहे होते हैं। इसमें क्या समझना है विशेष? फिलहाल बस इतना याद रखिए कि 5 प्रकार के हैं। कौन? आपके WBC। यही 5 को मिल करके आपके शरीर का एक सैनिक की तरह कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब ये गेट बंद कर लो जरा, गेट बंद करो। अरे कोई जाओ बाबू, कोई जाके गेट बंद कर लो, उठा के बंद करिएगा, अच्छा रगड़ाएगा पूरा। बस देखो, अब अगर हम बात करें, अच्छा हाँ, कल बात किया था हमने एक ब्लड रिपोर्ट का। क्या ब्लड रिपोर्ट किसी ने जाके देखा है? उस ब्लड रिपोर्ट में ये 5 का नाम होगा। ब्लड रिपोर्ट उठा के देखोगे, इन 5 का नाम होगा आपके न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, इयोसिनोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इन 5 का नाम होगा। अब आपको एक मेजर डेटा मिला कि हमारे पास न्यूट्रोफिल्स कितने होने चाहिए? 60 से 65 होने चाहिए। अब ब्लड रिपोर्ट देखोगे तो ब्लड रिपोर्ट में भी एक होता है, यहाँ पे दे दिया न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, अब न्यूट्रोफिल्स आपके बॉडी में नॉर्मली कितना होना चाहिए वो लिखा रहेगा कि नॉर्मली इतना होना चाहिए। ठीक है, तो बता दिया है कि नॉर्मली कितना होना चाहिए? 60 से 65। अब बाजू में दिखा देगा आपका रिपोर्ट कि आपके बॉडी में कितना है, यहाँ दे दिया 50। तो वो रिपोर्ट देख के ही समझ में आ जाएगा कि हमारे पास कौन सी चीज की कमी है? न्यूट्रोफिल्स की कमी है। ठीक है, तो ब्लड रिपोर्ट अगर होगा तो जाकर के देखिएगा। अब आगे सुनिए, भक्षण समझते हो? भक्षण माने क्या होगा? किसी को मार देना। ठीक है, अब समझ लीजिएगा कि ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं, ये है एक प्रकार की भक्षण कोशिका। यानी कि हम कहें अगर ऐसा कुछ, ये हमारे बॉडी में WBC है, 100% है, तो WBC है तो ये 5 भी मिल रहे होंगे हमारे बॉडी में। ठीक है, कहां पर होंगे ये 5 के 5? रक्त में ही होंगे ना, क्योंकि WBC क्या है? रक्त का ही एक भाग है। ठीक, तो ये 5 के 5 कहां होंगे? रक्त में होंगे। अब रक्त में यदि किसी प्रकार का कुछ भी प्रतिजन आ रहा है तो मारने का काम कर रहा है कौन? न्यूट्रोफिल्स। तो ये भक्षण करने का काम करता है। बेसोफिल्स भी थोड़ा बहुत कह सकते हो कि मारने का ही काम करता है, हालांकि बेसोफिल्स की जो क्षमता होती है या जो जीवन अवधि होती है वो बहुत क्षण भर के लिए होती है, तुरंत ये बेसोफिल बनता है, तुरंत ये नष्ट हो जाता है। तो उससे बचने के लिए ना अपने आप को ये बदल लेता है मैक्रोफेज में। आगे बात करेंगे मैक्रोफेज के बारे में। तो ये भी क्या करता है? सीधा सीधा याद रखना, भक्षण करने का काम करता है। ये इयोसिनोफिल्स याद रखिएगा, ये एलर्जी में काम करता है। एलर्जी समझते हो ना, कि जब आपको एलर्जी होती है तो उसे एलर्जिक कंडीशन में काम करता है कौन? इयोसिनोफिल्स। फिर ये मोनोसाइट है, ये मोनोसाइट भी क्या करता है? तो भक्षण करने का ही काम करता है। अब बच गया कौन? लिम्फोसाइट। बच्चा ये मारता किसी को नहीं, केवल पहचान करता है। अभी बात किया था हमने, क्या करना है? पहचान करना है। और इसके साथ साथ हमने क्या बोला है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी कौन है? यही है। अब इंपॉर्टेंट कैसे है जरा खुद से सोच के देखो कि 4 लोग मिलकर के कहीं ना कहीं मारने का काम कर रहा है और ये क्या कर रहा है? पहचान करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो पहले ये पहचान करेगा आपके शरीर में जो भी प्रतिजन आए हैं उनकी पहचान करने के लिए कौन जिम्मेदार है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट किसी को मारता नहीं है। अब आपके अंदर कोई इंजेक्शन गया, कोई दवा गया, कोई प्रतिजन गया, कुछ भी गया, सबसे पहले जांच पड़ताल करने का काम किसका? लिम्फोसाइट का।
अब बताओ इन पांचों में से इंपॉर्टेंट कौन हुआ? लिम्फोसाइट, क्योंकि बाबू अगर पहचान नहीं करेगा तो मारेगा कैसे? समझ नहीं, पहचान करेगा फिर सूचना देगा कि भाई इसको जाके क्या करना है, खत्म कर देना है। कभी ऐसा भी होगा कि पहचान किया, पता चला कि कैसा है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, तो मना कर देगा, बोलेगा बना मारना नहीं है। तो सबसे अहम भूमिका किसकी होती है? लिम्फोसाइट की होती है। ठीक है, इनको याद रखिएगा। न्यूट्रोफिल्स भक्षण में काम आता है, बेसोफिल्स भक्षण में काम आता है, इओसिनोफिल्स ये एलर्जिक कंडीशन में काम में आता है, उसके बाद मोनोसाइट ये भी भक्षण कोशिका है। बाकी आपका लिम्फोसाइट क्या करता है? पहचान करने का कार्य करता है। किसको पहचान करता है? प्रतिजन की पहचान करता है ये। ठीक है, मिटा इसको, बोल लो। बिल्कुल दिखाता है, बिल्कुल। होता क्या है कि जब कहीं आपको घाव लगती है, चोट लगती है, तो क्या वहां पर प्रतिजन उपस्थित होते हैं क्या? सोचो यहाँ मुझे चोट लग गया तो यहाँ पर क्या प्रतिजन आसपास में होंगे क्या? ठीक है, तो प्रतिजन से अभी बेसोफिल्स क्या है? मैक्रोफेज आगे चल के बनता है। मैक्रोफेज भी दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे होते हैं मैक्रोफेज जो कहीं ना कहीं हमारे रक्त में घूमते रहते हैं, और एक ऐसे मैक्रोफेज होते हैं जो कि हमारे जाकर के विशेष अंग में बैठ जाते हैं। ठीक है, जैसे कुफ्फर सेल याद है क्या? कुफ्फर सेल किन किन लोग को याद है? कुफ्फर सेल, ईमानदारी से बोलना, फर्स्ट ईयर का पढ़ा हुआ टॉपिक है कुफ्फर सेल। नाम तो सुना लग रहा है, लेकिन सर यहाँ ट्रिगर नहीं हो रहा है कुछ, कहां से याद रहेगा बाबू? है देखो, कुफ्फर सेल क्या है? एक प्रकार का मैक्रोफेज है। अभी पल्ले नहीं पड़ेगा, छोड़ो फिर, अभी इसको रहने दो, अभी रहने दो। हाँ, आ रही बात आपकी प्रज्ञा, आप सुन लो। आपका सवाल था, आपको भी समझ में आया या ना आए? तो आपने क्या पूछा कि सर यहाँ पे सूजन के रूप में कहीं ना कहीं वो अपने आप को प्रदर्शित कर रहा होता है, कौन? बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स क्या है? तो अपने आप को बदल लिया, किसे बदल लिया? मैक्रोफेज में। अब मैक्रोफेज क्या है? भक्षण कोशिका है। ये होती कैसी है? दो प्रकार की, एक जो रक्त के साथ हमेशा हमारे शरीर में घूमती रहती है, और एक जो जाकर के किसी विशेष अंग में बैठ जाती है। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ मुझे चोट लगी, क्या यहाँ रक्तस्राव हो रहा है? ठीक है, रक्तस्राव होगा, आसपास प्रतिजन होंगे, तो यहाँ पर कौन होगा? बेसोफिल्स। बेसोफिल्स यहाँ पे अपने आप को बदल लेगा, किसमें? मैक्रोफेज में। और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा प्रतिजन इकट्ठा ना हो उसके लिए क्या कर देता है? यहाँ पे सूजन कर देता है। चलो आगे देखो, अभी कुछ नहीं समझा है हमने, केवल इतना समझा है कि हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है कौन बना रहा है? WBC। ये होता है कौ प्रकार का? 5 प्रकार का। WBC का है एक प्रकार का रक्त का भाग है ना? चलो अब देखते हैं कि जो रक्त है हमारा, ये रक्त बनता कहां पर है, या फिर ये WBC कहां पर बन रहा है। चलिए सीधा सीधा रक्त के कण को देखते हैं हम लोग। याद आया? कहाँ मिलता है? लीवर में। तो ये घूमने वाला, रक्त में घूमने वाला है कि एक जगह स्थिर रहने वाला है? कुफ्फर सेल कौन से अंग में स्थिर रहता है? यकृत में स्थिर रहता है। ठीक है, याद रखिएगा कि जिनके दिमाग में आया कुफ्फर सेल, तो कुफ्फर सेल क्या है? एक प्रकार का बेसोफिल है, यानी कि ये क्या काम करेगा? भक्षण करने का काम करेगा। अब अभी बताया क्या कि बेसोफिल आगे चल के बदलता है मैक्रोफेज में, यानी कि मैक्रोफेज केवल नाम बदला, इसका काम भी क्या है? भक्षण करना ही है। अब मैक्रोफेज होता है दो तरीके का, एक जो पूरे ब्लड के साथ हमारे बॉडी में घूमता रहता है, और दूसरा जो किसी अंग में जाकर के बैठ जाता है। तो ये जो कुफ्फर सेल है ये मैक्रोफेज है, और ये पाया जाता है हमारे लीवर में, यकृत में। यदि यकृत में किसी प्रकार का कोई प्रतिजन प्रवेश करेगा तो उसको कौन मारेगा? कुफ्फर सेल। कुफ्फर सेल कौन है? एक प्रकार का मैक्रोफेज। मैक्रोफेज कौन है? एक प्रकार का बेसोफिल। बेसोफिल कौन है? WBC। आ जाओ, अब क्या देख रहे हैं? रक्त के कण। ठीक है, अब रक्त में यदि हम कण की बात करें, इससे पहले बात करते हैं जरा हम लोग क्या, ये हो गई कौन? अस्थि। ठीक है, अस्थि है ना? और इस अस्थि के बीचों बीच में क्या मिल रही है? अस्थि मज्जा मिल रही है।
बोन मैरो। अच्छा, कहीं पे बोन मैरो किसी मूवी में नाम सुने हो क्या? नहीं सर, क्रिस 3 नहीं देखे हो? क्रिस 3 उसमें जो काल रहता है वो ऋतिक रोशन से किसकी डिमांड करता है? कोई मिल गया मैं हो अभी। क्रिस 3 की बात कर रहे हैं तो क्रिस 3 में जो काल रहता है कहीं ना कहीं उसके पिता का ही अस्तित्व रहता है, काल, ठीक है। उसका हाथ पैर नहीं काम कर रहा होता है, तो वो ऋतिक रोशन को पकड़ के लाता है, यानी कि जो क्रिस होता है उसको पकड़ के लाता है, और उसके पिताजी को भी पकड़ के लाता है। किस चीज के लिए? बोन मैरो के लिए। कैसे देखते हो मूवी, जो तुम लोग को मूवी का डिटेल ही नहीं याद रहता? ठीक है, तो वहां पे बोन मैरो ही मांगता है, क्योंकि बोन मैरो में क्या मिल जाएगा भाई? तो पूरा का पूरा रक्त के कण मिल जाएंगे। खैर वो मूवी को छोड़ो, यहां पर आ जाओ। तो बोन मैरो क्या है? तो हड्डियों के बीच में कहीं ना कहीं लाल रंग का, ये कैसा होता है? लाल रंग का होता है, का पदार्थ मिल रहा होता है, जिसको हमने क्या बोला है? बोन मैरो। यहीं पर निर्माण होता है रक्त की कणिकाओं का। ये पांचों प्रकार याद है ना WBC का? उसको दिमाग में एक कोने में बैठा के रखिएगा कि WBC 5 प्रकार का होता है, क्योंकि ये पढ़ोगे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो उसको कहीं साइड में रख दीजिएगा कि WBC 5 प्रकार के होते हैं तो होते हैं तो होते हैं, बस, ठीक है। आ जाओ, फिर क्या बोला? अस्थि मज्जा। तो हड्डियों के बीच में लाल रंग का पदार्थ मिल रहा है, उस लाल रंग के पदार्थ को हमने क्या बोला? अस्थि मज्जा, बोन मैरो। अब होता क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे रक्त के कण का क्या होता है बच्चा? निर्माण, ठीक है। आइए समझते हैं कौन कौन से रक्त के कण का निर्माण हो रहा है। उससे पहले यहां पर जो कोशिकाएं मिल रही है, कहां पर? अस्थि मज्जा के बीच में जो कोशिकाएं मिल रही हैं, इनको कहा जाता है प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल। ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस अगर याद रखना चाहो तो रख सकते हो, यदि याद रह जाए तो। बाकी आपके एग्जामिनेशन में ये सब चीजें नहीं पूछे जाएंगे। प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल कहां मिलती है? इस अस्थि मज्जा के बीचों बीच। और याद रखना, स्टेम सेल किसको कहते हैं बाबू? ऐसी कोशिका जो अपने आप में बदलाव करेगी, बदलाव करके कुछ नई कोशिकाओं के रूप में सामने आ जाएगी, ऐसी कोशिका को क्या कहते हैं? स्टेम सेल। यानी कि सीधा सीधा ये अपने आप को बदलेगी, बदल के दूसरी कोशिकाओं में परिवर्तन कर जाएगी, तो ऐसी कोशिका को क्या कहते हैं? स्टेम सेल। तो अस्थि मज्जा के बीचों बीच मिल रही है क्या? प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल, जो आगे चल के अपने आप को बदलेंगी, ठीक है। अब ये प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल जो होता है, ये होता है 2 प्रकार का। सबसे पहला होता है लिम्फोइड स्टेम सेल, ठीक है। दूसरा माइलॉइड स्टेम सेल। ये कौन है? तो ये दोनों के दोनों कौन है? प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल। कहां मिल रहा है प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल? अस्थि मज्जा में मिल रहा है। ये है कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। सबसे पहला लिम्फोइड स्टेम सेल और दूसरा है माइलॉइड स्टेम सेल। डन। आगे देखो, माइलॉइड स्टेम सेल, देखो नाम में क्या आ रहा है? स्टेम सेल। और अभी क्या बोला? स्टेम सेल वैसा सेल होता है जो अपने आप को परिवर्तित करेगा, बदल लेगा दूसरी कोशिकाओं में। यानी कि ये माइलॉइड स्टेम सेल है, ये भी क्या करेगा? अपने आप को बदल लेगा किसी न किसी कोशिकाओं में, ठीक है। देखो सबसे पहला ये बदल रहा है अपने आप को प्लेटलेट में। तो प्लेटलेट बनाने का काम किसका है? माइलॉइड सेल का। माइलॉइड सेल कौन है? प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल है। कहां मिलता है ये? अस्थि मज्जा में। बात समझ में आई? यानी कि हमारे रक्त के जो भी कण है बनते कहां पर है? अस्थि मज्जा में ही है। बनवाते कौन है? उसकी बात की तो क्या मिल रहा है इसके बीच में? प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल मिल रहा है। ये भी है प्रकार का। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। सबसे पहला लिम्फोइड स्टेम सेल, दूसरा माइलॉइड स्टेम सेल। माइलॉइड स्टेम सेल से ही कहीं ना कहीं आगे चल के क्या बनता है? प्लेटलेट्स बनता है। और कौन बन रहा है? आरबीसी बन रहा है। लो, तो अब आरबीसी बन रहा है, तो आरबीसी को बनाने का काम भी किसका है? माइलॉइड स्टेम सेल का है। डन। इसके साथ साथ डब्ल्यूबीसी का 4 प्रकार बनता है।
याद रखिएगा WBC का 4 प्रकार यही बनाता है, ठीक है। अब 4 प्रकार में यहां पे सीधा सीधा लिख देता हूं। ये कौन है? लिम्फोइड स्टेम सेल। उसको वहां पे थोड़ा सा रोक दिया हमने कुछ समय के लिए। ये लिम्फोइड स्टेम सेल में एक नाम आ रहा है क्या? लिम्फ से अभी फिलहाल पढ़ा था क्या? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट। और दूसरा अरे सॉरी 3 प्रकार। अच्छा रुक जाओ, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, चलो लिम्फोसाइट, हाँ जी सही है। अब यहां पे केवल क्या बन रहा है? WBC का केवल एक प्रकार नाम से ही क्लियर हो जाएगा, लिम्फोइड स्टेम सेल। आई क्या बनाएगा आगे चल के? लिम्फोसाइट। अब बाकी 4 गो प्रकार यहां पे बन रहा है। अब वो 4 गो प्रकार कौन कौन है देखो फटाक से जरा। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, उसके बाद मोनोसाइट। ये चारों के चारों प्रकार बनाने का काम किसका है? आपका माइलॉइड स्टेम सेल का। दिमाग में बैठाओ, याद रट्टा मारते रह जाओगे नहीं याद होगा। क्या बोला? अस्थि मज्जा हड्डी के बीचों बीच क्या मिल रही है? अस्थि मज्जा। कैसा होता है? लाल रंग का गाढ़ा सा द्रव्य होता है। अगर कभी केयर किया हो चिकन खाते समय, तो चिकन खाते समय क्या करते हैं? हड्डियों के बीच में कभी कभी हड्डी तोड़ देते हैं क्या? ठीक है, तो हड्डी तोड़ते हैं तो अंदर से लाल सा गाढ़ा सा पदार्थ निकलता है। वो कौन है? आपका बोन मैरो है। अब उसकी जो कोशिका है उसको क्या बोला है? प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल। वो होती है कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। सबसे पहला कौन? लिम्फोइड स्टेम सेल। दूसरा कौन है आपका इधर? माइलॉइड स्टेम सेल। लिम्फोइड स्टेम सेल का काम होता है केवल किसका निर्माण करना? लिम्फोसाइट का निर्माण करना। ठीक है, इधर आपका मिल रहा है कौन? माइलॉइड स्टेम सेल। ये क्या कर रहा है? प्लेटलेट भी बना रहा है, आरबीसी भी बना रहा है। और WBC का 4 गो प्रकार, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और मोनोसाइट। बात पल्ले पड़ी? खत्म करेंगे इसको। चल हो गया, ये आगे बढ़े। बिठा दे बच्चा पीछे। हो गया? बोलो। प्लूरोपोटेंट सेल बाबू कुछ नहीं करता, इसका नाम है प्लूरोपोटेंट सेल। ये अपने आप को आगे चल के परिवर्तित करेगा और परिवर्तित करके कहीं ना कहीं क्या करता है? 2 प्रकार की कोशिका बनाता है। सबसे पहला लिम्फोइड स्टेम सेल बनाता है और दूसरा माइलॉइड स्टेम सेल बनाता है। फिर ये लिम्फोइड स्टेम सेल आगे चल के लिम्फोसाइट को बनाता है और माइलॉइड स्टेम सेल क्या करता है? तो आरबीसी बनाता है, प्लेटलेट्स बनाता है, न्यूट्रोफिल्स बनाता है, बेसोफिल्स बनाता है, इओसिनोफिल्स बनाता है, मोनोसाइट बनाता है। तो ठीक है, तो ये प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल केवल नाम है। और नाम में आ रहा है क्या? स्टेम सेल। जहां भी ये स्टेम सेल आ जाए सीधा सा बात याद रखिएगा कि स्टेम सेल का मतलब होता है ऐसा सेल जो अपने आप को चेंज करेगा किसी दूसरी कोशिका में। ऐसी कोशिका को क्या कहते हैं? स्टेम सेल कहते हैं या स्टेम कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ था? WBC कैसे बना या फिर RBC कैसे बना, प्लेटलेट्स कैसे बना? तो सब कुछ बन रहे हैं कहां? हमारे अस्थि मज्जा में बन रहे हैं। पीछे बच्चा समझ में आ रही है तुम लोग को बात? यहां क्लास खत्म होगा कहोगे सर ना समझ में आया। ठीक है, तो अस्थि मज्जा में सब कुछ बन रहा है। ठीक है, आरबीसी बन रहा है, प्लेटलेट्स बन रहे हैं, यहां तक कि WBC कहां बन रहा है? वहीं पे बन रहा है। और हमें मुख्यतः देखना किसको है? WBC को, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं बाबू? इम्यून सिस्टम पढ़ रहे हैं। अब आपको आया तो हमने बता दिया कि भाई आरबीसी भी वहीं पे बनता है, सब कुछ वहीं पे बनता है, लेकिन मेनली हमको मतलब किससे है? इम्यून सिस्टम से। अब इम्यून सिस्टम से मतलब है, तो इम्यून सिस्टम में कौन आ रहा है? WBC। और WBC कितने टाइप के हो जाएंगे? 5 प्रकार के हो जाएंगे, 5 टाइप। ठीक है, और हमें पता करना था कि ये पांचों के पांचों कहां बनते हैं। तो अगर मैं केवल WBC की बात करूंगा तभी वो सारी चीजें आएंगी। अस्थि मज्जा, बोन मैरो, उसमें कौन मिल रहा है बीच में? प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल। ये आगे चल के अपने आप को 2 कोशिका में बांट रहा है, लिम्फोइड स्टेम सेल, माइलॉइड स्टेम सेल। लिम्फोइड स्टेम सेल 1 प्रकार बनाएगा, माइलॉइड स्टेम सेल 4 प्रकार बनाएगा। तो हमने केवल यहाँ पे WBC की बात की। अगर सबकी बात करेंगे तो यही माइलॉइड क्या करेगा? आरबीसी भी बना देगा और प्लेटलेट्स भी बना देगा। डन, खत्म यहाँ तक। ठीक, अब इसमें से भी जो मेजर इंपॉर्टेंट है आपके WBC में, वो कौन है बच्चा? आपका लिम्फोसाइट, लसिकाणु। ठीक है, अब ये लसिकाणु कौन होते हैं? लिम्फोसाइट कौन होते हैं? आते हैं इन पर। चलो इसके निर्माण से ही समझते। देखिए, लसिकाणु के निर्माण की बात कर रहे हैं। ठीक है,
अब लसीकाणु का निर्माण कहां पर हो चुका है? ये लिम्फोसाइट कहां पे बना है, जरा याद करो तो, अस्थि मज्जा में, ठीक है। अब ये लिम्फोसाइट, ये लसीकाणु जहां पर होते हैं, इनको कहते हैं हम लोग लसीकाभ अंग, लिम्फॉइड ऑर्गन। लिम्फॉइड ऑर्गन, इनसे भी सवाल बनते हैं आपके। क्या बोला कि ये लसीकाणु जहां पर होते हैं या जहां पर बन रहे होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? लसीकाभ अंग। तो लसीकाभ अंग वे अंग हैं जहां पर लसीकाणु का या तो निर्माण हो रहा है या तो परिपक्वन हो रहा है। परिपक्वन माने मैच्योर होना, तैयार होना, ठीक है। तो या तो लसीकाणु की बात कर रहे हैं कि जिस अंग में या तो इनका निर्माण होगा या तो इनका परिपक्वन होगा, वो अंग क्या कहलाएगा? लसीकाभ अंग कहलाएगा। अब लसीकाभ अंग जो होते हैं बच्चा, ये है दो प्रकार के। लिख लो जरा, मैं नीचे लिख दीजिएगा, लसीकाभ अंग कहते हैं। हो गया? चलो देखो, ध्यान दो। अब लसीकाभ अंग की बात कर रहे हैं। ये लसीकाभ अंग आ कहां से गया? क्योंकि हमने कहा शुरू किया था पढ़ना, लिम्फोसाइट यानी कि लसीकाणु। लसीकाणु क्या है? एक प्रकार का WBC है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है WBC, ठीक है। इसको किसने बनाया था, कहां पे बना था? तो किसने बनाया था? लिम्फॉइड स्टेम सेल ने। कहां पर बना था? ये अस्थि मज्जा में बना, ठीक है। फिर हमने क्या कहा? लसीकाभ अंग ऐसा अंग जहां पर क्या होता है? लसीकाणु का या तो निर्माण हो रहा होता है या तो परिपक्वन हो रहा है, ठीक है। तो ये लसीकाणुओं के निर्माण और परिपक्वन के आधार पर हमने क्या बोला कि वे अंग क्या कहलाएंगे? लसीकाभ अंग। लसीकाभ अंग होते हैं बाबू दो प्रकार के। सबसे पहला प्राथमिक लसीकाभ अंग, दूसरा द्वितीय लसीकाभ अंग, ठीक। अब समझने का प्रयास करना। क्या यहां तक की बातें समझ में आ गई? किसी को कोई समस्या आ रहा है? पीछे क्लियर है एकदम? ठीक है, बार बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लसीकाणु का है, WBC का एक प्रकार है लसीकाणु। जहां पर ये बनेगा, जहां पर परिपक्व होगा, उसी अंगों को क्या बोलेंगे? लसीकाभ अंग, ठीक है। अब लसीकाभ अंग है दो प्रकार के। डन। अब समझो कि लसीकाभ अंग जो दो प्रकार के हैं, एक बोला हमने क्या? प्राथमिक लसीकाभ अंग, दूसरा क्या है? द्वितीयक लसीकाभ अंग, ठीक है। अब लसीकाभ अंग है, इसका मतलब या तो यहाँ बन रहा होगा या तो यहाँ पे परिपक्व हो रहा होगा। यहाँ भी ये लसीकाभ अंग, यहाँ भी सेम चीज, या तो बनेगा या तो परिपक्व होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्राथमिक और द्वितीयक लग गया, इसके पीछे का रीजन क्या है आइए समझिएगा। कि प्राथमिक लसीकाभ अंग वे अंग होंगे जिनमें या तो निर्माण हो रहा है, जिनमें लसीकाणु का या तो निर्माण हो रहा है या तो परिपक्वन हो रहा है। ऐसे को बोलेंगे क्या हम लोग? प्राथमिक लसीकाभ अंग। यानी कि निर्माण भी हो सकता है यहाँ पर और परिपक्वन भी हो सकता है। ऐसे अंगों को क्या बोला? प्राथमिक लसीकाभ अंग। अब मान लो कि यहाँ पर लसीकाणु बन गए। अब लसीकाणु बन जाएंगे तो क्या उनको कार्य करने के लिए भेजा जाएगा? क्योंकि लसीकाणु का काम क्या है? पहचान करना। किसकी पहचान करना? प्रतिजन की पहचान करना। अब सोचो कि ये अपने से दिमाग जरा खर्चा करो कि अभी तक आपने ज्यादा तो नहीं पढ़ा लेकिन अस्थि मज्जा तो पढ़ा है ना, और अभी तक के हिसाब से, जानकारी के हिसाब से ये लसीकाणु कहाँ पे बन रहे हैं?
अस्थि मज्जा में। अब सोचो कि क्या केवल प्रतिजन अस्थि मज्जा में होंगे क्या? हमारे पूरे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं ना प्रतिजन, यानी कि लसीकाणु को पूरे पूरे हमारे शरीर में फैले रहना होगा, तब तो कहीं से भी प्रतिजन प्रवेश करेगा तो उसकी क्या कर लेगा, वो पहचान कर लेगा। अब पहचान करके इसके पास 4 गो इसका सैनिक है, कौन? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और मोनोसाइट। तुरंत चारों को आदेश देगा जाकर के मार पीट के खत्म। समझा? तो पहचान करने का काम किसका है? लसीकाणु का है। ठीक, अब ये पूरे शरीर में फैला रहेगा तब तो पहचान करेगा ना। ठीक है, तो जहां पर बना, जहां पे परिपक्व हुआ, उस अंग को बोला क्या? प्राथमिक लसीकाव अंग। अब यहां से ये उठेगा और अपने अपने लोकेशन पर जाकर के ये बैठ जाएगा। बात समझे? अब दूसरा क्या है? द्वितीयक लसीकाव अंग। वे अंग जिनमें लसीकाणु कार्य कर रहे हैं, ठीक है, यहां पे बने, यहां पे परिपक्व भी हो सकते हैं, बन भी सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर क्या हो रहा है? तो ना तो यहां बन रहा है ना परिपक्व हो रहा है, यहां पर क्या कर रहा है? ये कार्य कर रहा है। हाँ, यहां पे मिल रहा है जिस अंग में, तो इसी वजह से क्या बोला? इसको लसीकाव अंग बोल दिया। ठीक है, तो प्राथमिक लसीकाव अंग, द्वितीयक लसीकाव अंग का मतलब समझ में आया? प्राथमिक उसको कहेंगे जहां पे या तो निर्माण होगा या तो परिपक्वन होगा। अद्वितीय कौन होगा? कि निर्माण या परिपक्वन नहीं हो रहा है, वहां पर केवल पहुंचा है वो और अपना कार्य कर रहा है, उस अंग को क्या कहेंगे? द्वितीयक लसीकाव। कोई दिक्कत हो गया? देखो क्या बातें कही? प्राथमिक लसीकाव अंग और द्वितीयक लसीकाव अंग। अब यही मैंने एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो प्राथमिक लसीकाव अंग के रूप में कौन कौन है? 2 हमारे पास है। सबसे पहला बोन मैरो, यानी कि आपका अस्थि मज्जा, और दूसरा है कौन? आपका थाइमस। इधर कह सकते हो, क्या दिक्कत है? यहां देखो, द्वितीयक लसीकाव अंग, सबसे पहला प्लीहा, इसको स्प्लीन कहते हैं। उसके बाद टॉन्सिल, टॉन्सिल ग्रंथि में भी आता है, और क्षुद्रांत या छोटी आंत। क्या बच्चा? ये लिख लो जरा इसको एग्जाम्पल में। देखिए, अब लसीकाणु की जो बात कर रहे थे हम लोग, लिम्फोसाइट की जो बात कर रहे थे, उसका काम क्या है? पहचान करना। ठीक है, अब किसकी पहचान करता है वो? प्रतिजन की पहचान करता है। ठीक है, तो यानी कि हम अगर ऐसा लिखें कि लसीकाणु जो है ये 3 प्रकार से हमको देखने को मिलेगा। कैसे कैसे? 3 प्रकार से नहीं, 3 परिस्थिति कह सकते हो आप, कि लसीकाणु हमको 3 परिस्थिति में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ये जहां पर पैदा होंगे, पैदा माने निर्माण होना, ठीक है। दूसरा जहां पर ये तैयार होंगे, और तीसरा जहां पर ये अपना कार्य करेगा। यानी कि भाई साहब पहले क्या हो रहा है? जन्म ले रहा है, जन्म के बाद तैयारी कर रहा है, जैसे एग्जाम की तैयारी होती है ना, वैसे ही एग्जाम की तैयारी किया, पास आउट हो गया, फिर क्या मिल गया इसको? जॉब मिल गया, फिर काम पे लग गया। समझ में आई? चल, तो जिस अंग में ये क्या होगा? पैदा होगा या तो वहीं पर तैयार होगा, ऐसी स्थिति में उस अंग को क्या कहेंगे? प्राथमिक लसीकाव अंग। यहां पर पैदा हो गया, तैयार हो गया, मैच्योर हो गया, यानी कि अब काम करने के लायक हो गया, तो अब क्या किया जाएगा? इसको भेजा जाएगा क्या करने के लिए? काम करने के लिए, कार्य करने के लिए। तो जिस अंग में जाकर के ये कार्य करेगा, किसके साथ कार्य करेगा? प्रतिजन के साथ। प्रतिजन के साथ क्या करेगा? पारस्परिक क्रिया करेगा। मान लो कि यहाँ पर है कोई अंग, ठीक है, अब इस अंग में कौन आकर के बैठा हुआ है? आपका लसीकाणु, ठीक है। तो लसीकाणु जिस अंग में आकर के बैठा है काम करने के लिए, तो वो अंग क्या कहलाएगा? प्राथमिक की द्वितीयक? द्वितीयक कहलाएगा। तब इधर से आ गया है प्रतिजन, बोला अच्छा भैया का हालचाल ठीक ठाक है। इसके बाद इससे जांच पड़ताल किया, इसका कौन मारने वाला है, फिर सूचना देगा, आएगा दूसरे लोग इसको मार के खत्म कर देगा।
बात समझे? तो प्राथमिक लसिकाव अंग वे अंग होते हैं जहां पर या तो लसिकाणुओं का निर्माण होता है या तो परिपक्वन होता है, वे अंग क्या कहलाएंगे आपके प्राथमिक लसिकाव अंग। दूसरा कि जब यहाँ से इनका जन्म हो गया, तैयार हो गए, मैच्योर हो गए, तो भेजा जाएगा इनको किसी अंग में काम करने के लिए, किसके साथ? प्रतिजन के साथ। जिस अंग में जाकर के ये काम कर रहा है वो क्या कहलाएगा आपका द्वितीयक लसिकाव अंग कहलाएगा। ठीक है, आगे देखो, ज्यादा समय नहीं, अभी फिलहाल हम लोग क्या देखते हैं, प्राथमिक लसिकाव अंग देखते हैं। प्राथमिक लसिकाव अंग किसको किसको बताया है? बोन मैरो और कौन? थाइमस। चलो ध्यान दो इधर, बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा, थाइमस यहीं पे मिलती है, थाइमस ग्रंथि। आगे देखो, अब बोन मैरो में हम बात किसकी कर रहे हैं बाबू? लसिकाणु की। ठीक है, तो बोन मैरो में लिम्फोसाइट का निर्माण भी होता है और परिपक्वन भी होता है। यानी कि अस्थि मज्जा में क्या होता है? बोन मैरो बनता भी है और परिपक्व भी होता है। ऐसा लिम्फोसाइट, ऐसा लसिकाणु सुनना, ऐसा लसिकाणु जिसका निर्माण कहां हुआ है? बोन मैरो में, उसका परिपक्वन भी कहां हुआ? बोन मैरो में। ऐसे लसिकाणु को कहा जाता है बच्चा बी लिम्फोसाइट। ठीक है, बी लसिकाणु कहा जाता है हिंदी में। काहे? क्योंकि देखो बी से बोन मैरो, अब बी से यहां भी आ गया। ठीक है, यहां कौन है? लिम्फोसाइट यानी कि लसिकाणु। हिंदी में लिख सकते हो क्या? बी लसिकाणु। तो ऐसा लसिकाणु जिसका निर्माण बोन मैरो में हुआ, अस्थि मज्जा में, तैयार भी वहीं पर हो गया है, तो ऐसे लसिकाणु को क्या बोला हमने? बी लसिकाणु। ठीक है, दूसरा याद रखना बच्चा, थाइमस में लसिकाणु का निर्माण नहीं होता है। यहां पर निर्माण होता ही नहीं है, यहां पर खाली आता है लोग मैच्योर होने के लिए, परिपक्व होने के लिए। ठीक है, यानी कि लसिकाणु का निर्माण केवल और केवल कहां होगा? बोन मैरो। यानी कि ठीक है, अब हुआ क्या? ये बोन मैरो हो गया, इसमें कौन बन गया? लसिकाणु। हो सकता है कि पैदा भी यहीं पर हुआ और तैयार भी यहीं पर हो जाए। तो यदि यहीं पर निर्माण हुआ, यहीं पर तैयार हो जा रहा है, तो ऐसे लसिकाणु को क्या नाम देंगे? बी लसिकाणु या बी लिम्फोसाइट। पहला कंडीशन। दूसरा, निर्माण तो इसी में होना है, बोन मैरो में ही होना है। ठीक है, अब निर्माण यहाँ पर हो गया एक लसिकाणु का, लेकिन यहाँ पे तैयार नहीं हो रहा है। इसको तैयार होने के लिए कहाँ भेजा जा रहा है? थाइमस के ग्रंथि में। बात समझे? निर्माण हुआ अस्थि मज्जा में, तैयार होने के लिए कहां भेजा गया? थाइमस में। तो ऐसा लसिकाणु जिसका निर्माण कहां पर होगा? निर्माण तो फिक्स है कि कहां पर होगा? बोन मैरो में होगा, अस्थि मज्जा में होगा, लेकिन इसका परिपक्वन कहां पर हो रहा है? थाइमस में हो रहा है। तो ऐसे लसिकाणु को अच्छा नाम देते हैं हम लोग टी लिम्फोसाइट। हिंदी में कहे तो टी लसिकाणु। बात पल्ले पड़ी? अब टी लसिकाणु में क्या आ रहा है? टी आ रहा है, थाइमस में भी क्या आ रहा है? टी आ रहा है, तो सिंपल सा याद रहेगा। ठीक, चलो ये थे क्या आपके प्राथमिक लसिकाव अंग। प्राथमिक लसिकाव अंग में दो हैं आपके, कौन कौन है आपके? बोन मैरो है, दूसरा कौन है? थाइमस। अब बोन मैरो एक ऐसा अंग है जहां पर लसिकाणुओं का निर्माण भी होता है और परिपक्वन भी होता है। तो ऐसा लसिकाणु जिसका निर्माण कहां पे हो रहा है? बोन मैरो में हो रहा है और तैयार भी वहीं पर हो जा रहा है, तो ऐसे लसिकाणु को क्या कहेंगे हम लोग? बी लिम्फोसाइट। अब ये बी वर्ड कहां से आ गया? क्योंकि बी से बोन मैरो और बी से बी लिम्फोसाइट। ठीक, दूसरा बात क्या बोला कि टी लिम्फोसाइट नाम की भी कोई लसिकाणु है? हाँ बिल्कुल है। तो ऐसा लसिकाणु जिसका निर्माण तो कहां पे होना है? अस्थि मज्जा में होना है, बोन मैरो में होना है, लेकिन परिपक्वन कहां पे हो रहा है? थाइमस में। तो ऐसे लसिकाणु को क्या बोलते हैं हम लोग? टी लिम्फोसाइट। बोलो क्या बात पल्ले पड़ी? परफेक्ट एकदम। अब अगर याद नहीं रहेगा ना बाबू तो घुमड़िया जाओगे पूरा। ठीक ना,
इसलिए जा करके पढ़िएगा इसको। अभी रह गया है आपका द्वितीयक लसिकाभंग, द्वितीयक लसिकाभंग देखेंगे अभी कल हम लोग, ठीक है।